देखिए सबसे पहले बात करेंगे भौतिक गुणधर्म। तो देखिए पहला देखिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विशिष्ट गंध युक्त रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों को पता है कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी एक विशिष्ट गंध होती है, यानी कहने का मतलब है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विशिष्ट गंध युक्त रंगहीन द्रव या ठोस होते हैं। दूसरा देखिए, ये अध्रुवीय अणु होते हैं। कैसे होते हैं? अध्रुवीय। तीसरा देखिए, ये जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। देखिए बच्चों, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो जल में तो अघुलनशील होते हैं लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। आगे देखिए, चौथा देखिए, ये ज्वलनशील होते हैं तथा कजली लोह के साथ जलते हैं। और पांचवा देखिए, बेंजीन कैंसर उत्पन्न करने वाली तथा विषैली होती है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ये तो हमने बात करी इनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में। आगे देखिए, अब बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। देखिए बच्चों, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सामान्यतः इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, ये हमें पता होना चाहिए कि जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनकी मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में ये योगज व ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी दर्शाते हैं। और देखिए ध्यान दीजिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ये योगज अभिक्रिया भी प्रदर्शित करते हैं और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी दर्शाते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। और देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही, देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही को और क्या कह सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन रागी। देखिए जो ध्यान दीजिए भाई, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम इलेक्ट्रॉन रागी भी कह सकते हैं। और इधर देखिए इसको इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वापस ध्यान दीजिए बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है उसे इलेक्ट्रॉन रागी भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमणकारी अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है। यानी क्या होता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही या हम बोल सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आक्रमणकारी अभिकर्मक की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। आगे देखिए, अब हम इसकी क्रियाविधि पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही E+, देखिए बच्चों E+ का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल। मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। तो इस आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी E+ होता है। ये अभिक्रियाएं निम्नलिखित पदों द्वारा संपन्न होती है। तो देखिए इसमें कौन कौन से पद होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए पद 1 यानी पहला पद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। तो देखिए बच्चों, इन अभिक्रियाओं में सबसे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होती है। पद 2 देखिए, कार्ब धनायन का बनना। और देखिए दूसरे पद में क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है, यानी प्रथम पद में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करता है? उस एरोमेटिक वलय पर, या हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन पर आक्रमण करता है, जिससे कार्ब धनायन का निर्माण होता है। आगे देखिए पद 3 देखिए, मध्यवर्ती कार्ब धनायन से प्रोटॉन का विलोपन। और देखिए तीसरे पद में क्या होता है? जो मध्यवर्ती बना है, जो कार्ब धनायन बनता है, उस कार्ब धनायन से प्रोटॉन का क्या हो जाता है? विलोपन हो जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इन 3 पदों में संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों, एक बार हम लोग इन तीनों पदों को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये अभिक्रियाएं होती है। तो देखिए पद नंबर 1, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, अधिकांश इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लुईस अम्ल की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होती है। देखिए जो समझिए यहाँ पर कि जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, तो अधिकांश जो अभिक्रियाएं होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? लुईस अम्ल की उपस्थिति में। और लुईस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होने के कारण वहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति हो जाती है।
ठीक है। और देखिए बच्चों, जब हम इन अभिक्रियाओं के उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे तो हम प्रत्येक अभिक्रिया में देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही का उत्पादन होता है, यानी प्रत्येक अभिक्रिया में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है। क्लियर है। आगे देखिए पद नंबर 2। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है इन अभिक्रियाओं का। देखिए पद नंबर 2 है कार्ब धनायन का बनना। तो देखिए होता क्या है, इस पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है। समझिए बच्चों, यहाँ क्या होता है कि इस पद में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, भाई प्रथम पद में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है, देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी होता क्या है, प्रथम पद में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही बना है वो क्या करता है, दूसरे पद में वो इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन वलय पर आक्रमण करता है और इससे क्या बनता है, कार्ब धनायन बनता है। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए, इस कार्ब धनायन को एरिनियम आयन अथवा सिग्मा संकुल कहते हैं। देखिए ये नाम हमें पता होना चाहिए कि जो कार्ब धनायन बना है इसे एरिनियम आयन भी कह सकते हैं या सिग्मा संकुल या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो देखिए समझिए यहाँ पर कि किस तरीके से कार्ब धनायन बनता है। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये क्या है, बेंजीन है, यानी कोई एरोमेटिक यौगिक है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। समझिए यहाँ पर किस तरीके से एरिनियम आयन बनता है। तो देखिए बच्चों, ये बेंजीन है और ये हमारा क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही है, और देखिए क्या होगा, बेंजीन के द्वारा इस पे क्या होगा, आक्रमण होगा, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही देखिए इस तरीके से बेंजीन वाले पे आके जुड़ जाएगा और पास वाली स्थिति पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है भाई। ये क्या है, ये क्या जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ा है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो इस पोजीशन पे आके जुड़ेगा, यहाँ पे आके जुड़ेगा, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पे आके जुड़ेगा तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन भी है। भाई हम लोगों को पता है ना कि बेंजीन की प्रत्येक स्थिति पर भाई जो प्रत्येक कार्बन है यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ही ये कौन, इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ गया और पास वाली पोजीशन पे प्लस आवेश आ गया, यानी ये क्या बन गया, ये कार्ब धनायन बन गया। इस कार्ब धनायन को ही कहा जाता है एरिनियम आयन। क्या कहते हैं, एरिनियम आयन। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिनियम आयन का बनना हो गया कि किस तरीके से एरिनियम आयन बनता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक का। आगे देखिए, यह एरिनियम आयन अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अब देखिए बच्चों समझे यहाँ पर होता क्या है कि जो ये एरिनियम आयन बना है, ये जो एरिनियम आयन बना है ये अनुनाद के द्वारा क्या प्राप्त करता है, स्थायित्व प्राप्त करता है। तो देखिए इसके अनुनाद को समझिए किस तरीके से यहाँ पे अनुनाद होता है इसमें। देखिए बच्चों समझिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसका ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। तो देखिए इसमें होता क्या है, देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन पे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही का क्या होगा, आक्रमण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। और देखिए ये क्या बन गया, एरिनियम आयन बन गया, ये एरिनियम आयन बन गया जिसपे इस वाली पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे अनुनाद होता है ये समझने की कोशिश करिए। तो देखिए बच्चों, जब ये इधर देखिए, इधर से जब ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन, भाई ये पाई बंद है, अगर ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आगे शिफ्ट हो जाते हैं तो अब क्या होगा, ये प्लस आवेश इस स्थिति पर, देखिए इस स्थिति पर क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से देखिए, अगर ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं, अब ये प्लस आवेश यहाँ पे आ गया। तो आपने क्या देखा कि जो ये प्लस आवेश है या हम बोल सकते हैं जो धनावेश है, इसका क्या हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है। क्लियर है। देखा आपने, भाई पहले यहाँ प्लस आवेश था, फिर यहाँ आ गया और फिर यहाँ आ गया। तो ये क्या हो गई, ये हमारे एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं हो गई। और देखिए इन तीनों संरचनाओं को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये इन संरचनाओं का अनुनादी संकर है, जिसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस स्थिति को छोड़कर प्रत्येक स्थिति पर धनावेश का क्या हो रहा है, विस्थानीकरण। यानी हम ये बोल सकते हैं कि बेंजीन के एक कार्बन को, इस कार्बन को छोड़कर, देखिए समझिए, बेंजीन के इस एक कार्बन को छोड़कर प्रत्येक स्थिति पर धनावेश का विस्थानीकरण हो रहा है। और देखिए बच्चों समझिए, ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 संकरित। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या होता है, एरिनियम आयन में अनुनाद पाया जाता है।
क्लियर है बच्चों? ये अनुनाद आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट होते हैं और धनावेश का विस्थानीकरण होता है। क्लियर है? चलिए आगे पद 3। अब देखिए बच्चों स्टेप नंबर 3 देखिए, मध्यवर्ती कार्ब धनायन से प्रोटॉन का विलोपन। अब देखिए बच्चों होता क्या है, किसी भी क्षार की उपस्थिति में यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एरिनियम आयन बना है जिसे हम मध्यवर्ती कार्ब धनायन भी बोल सकते हैं, उसमें से प्रोटॉन का विलोपन हो जाता है। तो देखिए इस पद में मध्यवर्ती एरिनियम आयन में से प्रोटॉन का विलोपन हो जाता है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, एरिनियम आयन हो गया, और किसी भी क्षार की उपस्थिति में क्या होगा, ये जो H है, ये जो H है ये हाइड्रोजन ये H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। और इस तरीके से देखिए आप लोग यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे केवल E यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ा रह गया। यानी हमने क्या देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो गई। क्लियर है? तो देखा इस तरीके से आपने, भाई क्या हुआ, देखिए बच्चों यानी हम ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ये हम बोल सकते हैं ये बेंजीन है, और बेंजीन की प्रत्येक स्थिति पर हमें पता है ये प्रत्येक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और जब इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाता है H प्लस के रूप में। देखिए हाइड्रोजन तो H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो जुड़ जाता है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से दर्शा सकते हैं। क्लियर है? यानी हमने क्या देखा कि जो हमारी बेंजीन वलय है या जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करते हैं। और देखिए बेंजीन वलय से हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, और उस स्थिति पर कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही आके जुड़ गया। क्लियर है? तो यहाँ तक की क्रियाविधि और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों हम एक एक उदाहरण को लेकर इन अभिक्रियाओं को समझेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो देखिए बच्चों अब हम इनके उदाहरणों पे नजर डालेंगे। देखिए पहला देखिए हैलोजनीकरण। देखिए बेंजीन जब हैलोजनों के साथ लुईस अम्ल जैसे निर्जलीय AlCl3, FeCl3 या FeBr3, देखिए जो ध्यान दीजिए निर्जलीय, ये तीनों निर्जलीय है और तीनों ही लुईस अम्ल है, AlCl3, FeCl3 या FeBr3। ठीक है, इनमें से किसी भी लुईस अम्ल को काम में लिया जा सकता है। तो देखिए समझिए कि बेंजीन जब हैलोजनों के साथ लुईस अम्ल, ये जो लुईस अम्ल है इनकी उपस्थिति में क्रिया करती है तो हैलो एरीन बनती है। क्लियर है? अब देखिए हम समझ लेते हैं कि यह अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, देखिए बच्चों ये क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ Cl2 यानी जो हैलोजन है तो Cl2 के साथ करवा रहे हैं हम निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में, यानी निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम इसको गर्म कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। और देखिए जो क्लोरीन है वो क्लोरीन धनायन Cl+ इसके रूप में यहाँ पे बेंजीन वलय पे आके जुड़ जाएगा। भाई समझिए यहाँ पर कि बेंजीन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी और क्लोरीन Cl+ के रूप में जो क्लोरीन धनायन है वो यहाँ बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा और बेंजीन से H+ बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए क्या बना, बेंजीन से बन गई क्लोरोबेंजीन। क्लियर है? यानी ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब हम समझ लेते हैं कि मैकेनिज्म किस तरीके से होती है, यानी इसकी क्रियाविधि क्या है। तो देखिए जो समझिए कि इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या है। देखिए जो क्रियाविधि में हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होती है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो बेंजीन वलय पर या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पर आक्रमण करता है। और तीसरी स्टेप हमने पढ़ी थी कि प्रोटॉन का विलोपन होता है। तो इसी मैकेनिज्म से हम इस अभिक्रिया को समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप कि किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होती है। तो देखिए बच्चों समझिए, भाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों की अभिक्रियाओं से देखिए Cl+, ठीक है,
क्लोरीन धनायन बनेगा और एक ऋणायन बनेगा AlCl4 माइनस। देखिए जो समझने की कोशिश करिए, ये AlCl3 क्या है? लुईस अम्ल है। देखिए यहाँ पे समझिए, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, ये AlCl3 क्या है? लुईस अम्ल है। ठीक है, लुईस अम्ल है तो ये क्या करेगा? इस क्लोरीन से जुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये लुईस अम्ल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इस क्लोरीन से जुड़ने की कोशिश करेगा और जब ये क्लोरीन इससे जुड़ेगा तो ये Cl+ के रूप में, देखिए ये जो क्लोरीन है वो क्लोरीन धनायन Cl+ के रूप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में निर्मित होगा। ठीक है, यानी Cl+ क्लोरीन धनायन का निर्माण होगा यहाँ पे, और एक ये ऋणायन AlCl4- बन गया। ठीक है, ये हो गई पहली स्टेप। आगे देखिए, अब देखिए जो दूसरी स्टेप में क्या होगा, जो बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय पर इस क्लोरीन धनायन जो Cl+ है इसका इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण होगा, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, यहाँ HCl और ये प्लस। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या बन गया? एरिनियम आयन बन गया। भैया एरिनियम आयन बन गया, और इस एरिनियम आयन में भी, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इस एरिनियम आयन में भी क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है, यानी इसमें भी अनुनाद पाया जाता है। और इसके अनुनादी संकर को देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ इसके अनुनादी संकर को। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया, यानी दूसरे स्टेप में क्या हो गया? एरिनियम आयन बन गया। और तीसरा स्टेप देखिए, तीसरे स्टेप में क्या होता है? जो ये एरिनियम आयन बना है इसमें से प्रोटॉन का विलोपन हो जाता है। तो देखिए, तो समझिए यहाँ पर तीसरे स्टेप को मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, HCl ये प्लस। ठीक है, देखिए जो तीसरे स्टेप को समझने की कोशिश करिए। अब क्या होगा? ये प्लस है यहाँ पे, अब क्या होगा? AlCl4-। ठीक है, इसकी उपस्थिति में क्या होगा? यहाँ से ये जो H है ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे देखिए ये क्लोरीन जुड़ गई यहाँ पे आके, भाई यहाँ क्लोरीन जुड़ी हुई रह गई, ये जो H है ये H+ के रूप में बाहर निकलेगा, तो ये बन गया HCl। भाई यहाँ पे जो Cl है, जो पहले Cl- के रूप में जुड़ा था यहाँ पे AlCl3 से, तो वो H+ के साथ जुड़ के HCl, और ये देखिए हमारा ये निर्जलीय AlCl3 ऐसे कैसे बच गया। क्लियर है? तो देखा आपने कि इस तरीके से क्या होता है? हैलोजनीकरण होता है, और ये हमने क्लोरीनीकरण पढ़ा, यानी किस तरीके से बेंजीन वलय पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन संपन्न होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आई आपको ये? चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा, देखिए सल्फोनीकरण। देखिए बच्चों दूसरी अभिक्रिया देखिए, सल्फोनीकरण। बेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में SO3 के साथ, SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ गर्म करने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनती है। देखिए बच्चों यहाँ पे भी अभिक्रिया इसी तरीके से 3 स्टेप्स में होती है। तो बस हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होती है, यानी क्या इलेक्ट्रॉन स्नेही यहाँ पे निर्मित होता है। तो देखिए समझिए, यहाँ पर सबसे पहले अभिक्रिया को समझिए, अभिक्रिया क्या है, फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है या कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही बनता है। तो देखिए बच्चों ये क्या है? बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया हम सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में, यानी गर्म कर रहे हैं। ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और साथ में क्या बन गया? जल। ठीक है, अब देख लेते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे होता क्या है, देखिए बच्चों SO3 और H2SO4 के बीच में सबसे पहले अभिक्रिया होती है। देखिए पहला स्टेप है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की उत्पत्ति होती है। देखिए SO3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? इस तरीके से SO3 को मैं लिख सकती हूँ, ये हो गया हमारा SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, और H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HSO4, लिख दूँ इस तरीके से, और H पे प्लस और HSO4 पे माइनस। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करना। अब देखिए बच्चों होता क्या है, ये जो H+ है, ये H+ देखिए इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है। देखिए समझिए यहाँ पर भाई होता क्या है, ये जो H+ है ये H+ इस ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाता है, और क्या बन गया? S डबल बॉन्ड O
या और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ गया H। देखिए बच्चों समझिए यहाँ पर कि इस ऑक्सीजन से ये H किसके रूप में जुड़ा, H प्लस के रूप में जुड़ गया, तो अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, विद्युत ऋणी होता है। ठीक है, अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला होता है, यानी ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अब ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। यानी अब क्या बन गया, S डबल बॉन्ड O OH और सल्फर पे आ गया प्लस। ठीक है, यानी देखिए बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं SO3H प्लस। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जो ये SO3H प्लस है, देखिए इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं SO3H प्लस, और यही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। और देखिए इसे क्या बोलते हैं, सल्फोनियम आयन। देखिए बच्चों ये सल्फोनियम आयन है और सल्फोनियम आयन ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है, ये सल्फोनियम आयन बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। और देखिए आगे की स्टेप्स वैसी होती है जैसा कि अभी हम लोगों ने समझी, बस हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। क्लियर है, तो ये बात आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए तीसरी अभिक्रिया, देखिए बच्चों नाइट्रीकरण। देखिए बेंजीन की क्रिया जब सांद्र H2SO4 तथा सांद्र HNO3 के साथ होती है तो नाइट्रोबेंजीन बनती है। देखिए समझिए यहाँ पर कि बेंजीन की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है तो बेंजीन पर नाइट्रो समूह आके जुड़ जाता है, यानी बेंजीन का नाइट्रीकरण हो जाता है और क्या प्राप्त होती है, नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए कि किस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, देखिए कंसंट्रेट H2SO4 इनके साथ करवा रहे हैं। और देखिए इन्हें हम और क्या बोलते हैं, नाइट्रीकारक मिश्रण। देखिए जो ध्यान दीजिएगा भाई, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के मिश्रण को नाइट्रीकारक मिश्रण भी कहा जाता है। और देखिए अभिक्रिया 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे संपन्न होती है। और देखिए नाइट्रो समूह जुड़ गया और ये बन गई नाइट्रोबेंजीन और साथ में ये जल। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है, या इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह यहाँ पे कौन बनता है। तो देखिए बच्चों होता क्या है, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 के बीच में पहले अभिक्रिया संपन्न होती है। देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ NO2OH। देखिए बच्चों जो हमारा HNO3 है, देखिए समझिए यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल है, इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। और सांद्र H2SO4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ H प्लस HSO4 माइनस। समझिए बच्चों ये तो हमारा क्या हो गया, सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया संपन्न कैसे होती है। सबसे पहले क्या होता है, ये H प्लस, ये जो H प्लस है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये H प्लस के रूप में ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है, यानी जो नाइट्रिक अम्ल है इसके ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है। और देखिए बच्चों समझिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है ये तो व्यवहार कर रहा है अम्ल की तरह, और जो हमारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल है ये व्यवहार कर रहा है क्षार की तरह। तो देखिए समझिए बच्चों यहाँ पे क्या होता है, ये H प्लस इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है और देखिए क्या बन गया, देखिए समझिए एक तो बन गया HSO4 माइनस, ये HSO4 माइनस ऐसे कैसे रह गया, ये H प्लस इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया तो ये बन गया OH, ये H NO2 प्लस। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो H प्लस है ये H प्लस इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। क्लियर है, और देखिए ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आवेश आ गया। अब देखिए तो समझिए यहाँ पर कि जो हमारा ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ये तो अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है और जो नाइट्रिक अम्ल है वो क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। क्लियर है, अब आगे देखिए, अब देखिए बच्चों आगे देखिए क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ से ये जो H2O ये जल का अणु अलग हो जाएगा, ये देखिए जल का अणु यहाँ से अलग हो जाएगा और अब क्या बचा, एक तो बन गया जल और साथ में NO2 प्लस, यानी नाइट्रोनियम आयन का क्या हो गया, निर्माण। और देखिए ये जो नाइट्रोनियम आयन बना है ये नाइट्रोनियम आयन ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, यानी आगे ये बेंजीन वलय पर आक्रमण करके इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब चौथा देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। देखिए बेंजीन
निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर एल्किल बेंजीन देता है। देखिए समझे, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है और बेंजीन किसके साथ अभिक्रिया करती है, एल्किल हैलाइड के साथ में, और क्या प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बेंजीन वाले पर एल्किल समूह आके जुड़ जाता है, इसीलिए इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं, और एल्किल हैलाइड क्या है, ये मेथिल क्लोराइड। कौन सा है, मेथिल क्लोराइड है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है। तो क्या होगा, ये जो मेथिल समूह है, देखिए जो मेथिल समूह है वो बेंजीन वाले पे आके जुड़ जाएगा, यानी क्या हो गया, बेंजीन वाले पे कोई भी एल्किल समूह आके जुड़ गया, इसीलिए इसको कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। देखिए तो ध्यान दीजिए, ये एल्किल समूह आके जुड़ गया, मेथिल समूह, ठीक है, तो और क्या बन गई, ये टोल्यूइन बन गई और साथ में HCl। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे भी किस तरीके से इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों समझे, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3Cl, ठीक है, हम ये क्या है, कोई एल्किल हैलाइड है, ये पहला स्टेप। देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हो रही है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा भाई, CH3Cl है, ठीक है, इस Cl से AlCl3 जुड़ने की कोशिश करेगा, भाई ये क्या है, लुईस अम्ल है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक तो बन जाएगा AlCl4-, ठीक है, ये ऋणायन बन जाएगा, और जो CH3 है CH3+ के रूप में, ठीक है, यानी एल्किल धनायन, और ये क्या बन गया, मेथिल धनायन बन गया। भाई यहाँ पे CH3+ जो हमारा ये एल्किल धनायन बना है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेथिल धनायन बना है, जो कार्ब धनायन बना है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है, यानी CH3+ आगे बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न करता है। क्लियर है। तो आया समझ में आपको कि जो मेथिल कैटायन बना है, या हम बोल सकते हैं कि जो मेथिल धनायन बना है, ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है बच्चों, आगे देखिए पांचवी, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण या एसीटिलन। तो देखिए बच्चों, लुईस अम्ल यानी AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की एसिल हैलाइड अथवा एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एसिल बेंजीन प्राप्त होती है। देखिए इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन वाले पर एसिल समूह आके जुड़ जाता है। तो देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए बच्चों अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ये देखिए बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया करवा रहे हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ में। देखिए हम लोगों ने कौन सा एसिल हैलाइड लिया है, एसिटिल क्लोराइड, यानी ये कोई एसिल हैलाइड है एसिटिल क्लोराइड। इसके साथ बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम लोग करवा रहे हैं, और देखिए क्या होगा, ये एसिटिल समूह यहाँ आके जुड़ गया। ठीक है, यानी ये क्या हो गया, बेंजीन वाले पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई और एसिटोफिनोन का क्या हो गया यहाँ पे निर्माण। तो देखिए जो समझे यहाँ पर, यानी जब हम अभिक्रिया एसिल हैलाइड के साथ करवाते हैं, यानी हमने कोई भी एसिल हैलाइड लिया तो क्या होगा, एसिल समूह यहाँ आके जुड़ जाता है। और देखिए यहाँ पे हमने एसिटिल क्लोराइड लिया है, भाई कौन सा एसिल हैलाइड लिया है हम लोगों ने, एसिटिल क्लोराइड। तो क्या होगा, एसिटिल समूह यहाँ आके जुड़ जाएगा और एसिटोफिनोन का क्या हो जाएगा, निर्माण, और साथ में HCl। ठीक है, तो देखा आपने कि यहाँ पे एसिटिल समूह आके जुड़ जाता है, इसीलिए इसे एसिटिलीकरण भी कहा जाता है। और देखिए बच्चों, ये दोनों अभिक्रियाएं यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, दोनों ही अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो देखिए अब हम नजर डाल लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही निर्मित होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। ठीक है, सेम वही एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे ये बन गया CH3C+O+। ठीक है, एसिटिलियम आयन, हम इसे एसिटिलियम आयन भी बोल सकते हैं या एसिटिल धनायन भी बोल सकते हैं, यानी एसिटिल धनायन बन गया यहाँ पे, साथ में AlCl4-। तो ये जो बना है
ये जो हमारा आयन बना है, जो धनायन बना है, यही धनायन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह क्या करता है, आक्रमण करता है, यानी व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर है बच्चों, आई समझ में आपको ये अभिक्रिया। चलिए आगे देखिए। अब देखिए छठी, देखिए हेक्साक्लोरोबेंजीन का बनना। हेक्सीन कैसे बनती है, देखिए जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में निर्जलीय AlCl3 के साथ कराते हैं तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनती है। देखिए समझिए, यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में करवा रहे हैं और क्लोरीन की अधिकता ले रहे हैं। और देखिए बच्चों, ये अभिक्रिया निम्न ताप पर होती है और अंधेरे में संपन्न होती है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए बच्चों यहाँ पे होगा क्या, जो बेंजीन के जितने भी हाइड्रोजन है, भाई बेंजीन यही तो होती है C6H6, यानी बेंजीन के जितने भी हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन की जगह कौन आके जुड़ जाएगी, क्लोरीन, यानी हेक्साक्लोरोबेंजीन C6Cl6 इसका निर्माण होगा। तो देखिए ये क्या है, ये हमारी हेक्साक्लोरोबेंजीन है C6। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 इसमें क्या है, क्लोरीन। क्लियर है, तो ये क्या हो गई, हेक्साक्लोरोबेंजीन, साथ में देखिए 6HCl। ठीक है, तो आई बच्चों ये अभिक्रिया आपको समझ में। चलिए आगे देखिए। अब देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे योगज अभिक्रिया के बारे में। तो देखिए योगज अभिक्रिया, देखिए पहली देखिए, उच्च ताप एवं दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजनीकरण से साइक्लोहेक्सेन बनती है। देखिए तो ध्यान दीजिए अभिक्रिया पे, किस तरीके से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए बच्चों ये क्या है, बेंजीन है और निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में और उच्च ताप और दाब पर जब बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण होता है, यानी बेंजीन की अभिक्रिया हो रही है 3H2, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही है तो बेंजीन का हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और ये क्या बन गई, साइक्लोहेक्सेन। क्या बन गई, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। दूसरा देखिए, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में 3 क्लोरीन अणु बेंजीन वलय पर संयोजित होकर बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी C6H6Cl6 बनाते हैं, जिसे गैमेक्सीन भी कहते हैं। देखिए बच्चों ये पता होना चाहिए आपको ये नाम कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो C6H6Cl6 बनता है, इसे और क्या कहा जाता है, गैमेक्सीन। और देखिए अभिक्रिया देख लीजिए। देखिए बच्चों ये बेंजीन है और बेंजीन की अभिक्रिया 3Cl2 यानी क्लोरीन के साथ हो रही है यूवी की उपस्थिति में। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें, उनकी उपस्थिति में 500 केल्विन ताप पर। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हर स्थिति पे क्लोरीन आके जुड़ गई, यानी ये बन गई बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बन गई, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको ये। चलिए आगे देखिए। अब बात करेंगे ऑक्सीकरण या दहन अभिक्रिया के बारे में। देखिए बच्चों अब हम बेंजीन की ऑक्सीकरण या दहन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। बेंजीन को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर कजली लो के साथ CO2 एवं H2O बनती है। देखिए समझिए यहाँ पर कि बेंजीन को वायु की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाता है तो ऑक्सीकरण या हम बोल सकते हैं दहन हो जाता है, यानी कजली लो के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और क्या बनती है, जल। तो देखिए इसकी अभिक्रिया देखिए। देखिए बच्चों अभिक्रिया देखिए, ये क्या है, बेंजीन C6H6 बेंजीन है। बेंजीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है और ऑक्सीजन कितनी, 15/2। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और क्या बनी, 6 बन गई CO2 और 3 बन गई H2O। ठीक है, तो क्या देखा हमने, बेंजीन को गर्म करने पर CO2 और H2O का निर्माण हो गया, यानी इसका ऑक्सीकरण हो गया, या हम इसे बोल सकते हैं कि इसका दहन हो गया यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे। अब देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे एकल प्रतिस्थापित बेंजीन में क्रियात्मक समूह का निर्देशात्मक प्रभाव के बारे में। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ लिया है, ये अभिक्रियाएं आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे जो एकल प्रतिस्थापित बेंजीन है उसमें क्रियात्मक समूह का क्या निर्देशात्मक प्रभाव होता है। तो देखिए
यदि एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का पुनः प्रतिस्थापन कराया जाए तो तीनों संभावित द्विप्रतिस्थापित उत्पाद समान मात्रा में नहीं बनते हैं। देखिए जो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी एकल प्रतिस्थापित बेंजीन है। देखिए बच्चों, एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का मतलब है कि कोई बेंजीन है और बेंजीन पे कोई समूह, कोई एक समूह लगा हुआ है, ठीक है, इसे कहा जाता है एकल प्रतिस्थापित बेंजीन। तो देखिए समझिए, यदि एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का पुनः प्रतिस्थापन कराया जाए, यानी इसका अगर पुनः प्रतिस्थापन कराया जाए तो तीनों संभावित द्विप्रतिस्थापित उत्पाद समान मात्रा में नहीं बनते। यहाँ दो प्रकार के व्यवहार देखे गए हैं। पहला व्यवहार क्या है कि या तो ऑर्थो तथा पैरा उत्पादन होगा, यानी ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनेगा। दूसरा ये देखा गया है कि या फिर मेटा उत्पादन होगा, यानी मेटा उत्पाद बनेगा। क्लियर है? आगे देखिए, यह देखा गया है कि यह व्यवहार पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए बच्चों समझिए भाई, ये देखा गया है कि कौन सा उत्पाद बनेगा, ये किस पे निर्भर करता है, जो पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी है। वापस देखिए बच्चों, मान लीजिए ये कोई एकल प्रतिस्थापित बेंजीन है, कोई एकल प्रतिस्थापित बेंजीन है और इस एकल प्रतिस्थापित बेंजीन का अगर दोबारा से प्रतिस्थापन कराया जाता है तो यहाँ पे आने वाला जो नया प्रतिस्थापी है वो कौन सी स्थिति पर आके जुड़ेगा, यानी आने वाला जो नया, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिस्ट नहीं, जो प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है, तो जो आने वाला नया प्रतिस्थापी है वो ऑर्थो पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। ये किसके ऊपर निर्भर करता है? बेंजीन वलय पर उपस्थित पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी के ऊपर। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी है उसके ऊपर ही ये चीज निर्भर करती है। तो देखिए, यह देखा गया है कि यह व्यवहार पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना कि आने वाले समूह की प्रकृति पर। वापस देखिए कि ये किस पे निर्भर करता है? यह व्यवहार पहले से उपस्थित प्रतिस्थापी की प्रकृति पर निर्भर करता है, आने वाले समूह की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसे प्रतिस्थापियों का निर्देशात्मक प्रभाव कहते हैं। समझिए बच्चों, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापियों का निर्देशात्मक प्रभाव। आगे देखिए, इस आधार पर दो तरह के निर्देशी समूह होते हैं। तो देखिए समझिए, यहाँ पर इस आधार पर दो प्रकार के निर्देशी समूह होते हैं। देखिए, पहला है ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह। पहला क्या है? ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह के बारे में हम पढ़ेंगे। ये पहला है। देखिए, वह समूह जो आने वाले समूह को ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं उन्हें ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह कहते हैं। देखिए बच्चों समझिए भाई, ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह क्या होते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है? एकल प्रतिस्थापित कोई बेंजीन है और इस एकल प्रतिस्थापित बेंजीन पे जो ये समूह है, जो ये समूह पहले से उपस्थित है, अगर ये समूह आने वाले नए प्रतिस्थापी को अगर ऑर्थो, समझिए, अगर ऑर्थो या पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करता है तो ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह कहते हैं। देखिए, ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं। ये समूह क्या होते हैं? ये ऐसे समूह होते हैं जो कि बेंजीन वाले पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं। अब देखिए, हम नज़र डाल लेते हैं कि ऐसे समूह कौन कौन से होते हैं। और देखिए बच्चों, ये आपको पता भी होना चाहिए कि ऐसे समूह कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, मैथिल समूह CH3, एथिल समूह C2H5, क्लोरीन समूह ClOH, ऐसी Br, NH2, NHR, NR2, NHCOCH3 और OCH3, यानी ये हमारे क्या है? समूह है। देखिए, मैथिल समूह, एथिल समूह, क्लोरीन समूह, OH समूह को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? वही OH समूह को हम एल्कोहलिक समूह भी बोलते हैं, यानी OH समूह, ब्रोमीन समूह, NH2 यानी एमीन समूह, प्रतिस्थापित एमीन समूह या एमाइड समूह। इस तरीके से ये जो समूह है, ये सब समूह क्या है? ऑर्थो पैरा निर्देशी समूह है, यानी ये आने वाले नए प्रतिस्थापी को ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे देखिए, देखिए बच्चों, उदाहरण देखिए। इस व्यवहार को हम फिनोल की अनुनादी संरचना से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, जो ये ऑर्थो पैरा निर्देशी व्यवहार होता है, इसे हम फिनोल की अनुनादी संरचना से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए, इसे मैं बना के आपको समझाऊंगी। देखिए बच्चों, देखिए ये क्या है? फिनोल। देखिए बच्चों समझिएगा,
देखिए बच्चों ये क्या है, फिनोल है। और अब हम फिनोल की अनुनादी संरचना से ऑर्थो पैरा निर्देशी व्यवहार को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से फिनोल में अनुनाद पाया जाता है। तो देखिए बच्चों ये फिनोल है और फिनोल में देखिए ये जो ऑक्सीजन पे उपस्थित ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इधर पाई बंध बनाने में भाग लेंगे तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या संरचना बनती है, क्या अनुनादी संरचना बनेगी। देखिए बच्चों यहाँ पे आ गया माइनस और देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये O से जुड़ा हुआ H है और इधर देखिए ये इलेक्ट्रॉन युग्म और ऑक्सीजन पे क्या आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस। देखिए तो समझिए यहाँ पर कि ऑक्सीजन पे तो आ गया प्लस, यानी ये इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पाई बंध बनाने में भाग ले रहे हैं तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गए और इस स्थिति पे आ गया यहाँ पे माइनस आवेश, यानी इस पे प्लस और इस पे माइनस आ गया। अब आगे देखिए ये जो चार्ज है, ये जो माइनस आवेश है, या हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन युग्म अगर इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे चले जाते हैं। तो देखिए क्या अनुनादी संरचना बनेगी। अब यहाँ पे आ गया माइनस, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे ये इलेक्ट्रॉन युग्म है और इस पे प्लस है। आया समझ में। अब आगे देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं, ये बंध के इलेक्ट्रॉन आगे चल जाएंगे, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या अनुनादी संरचना बनी, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड OH और इस पे क्या है प्लस। और इसी तरीके से देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन दोबारा ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे और देखिए क्या अनुनादी संरचना बनी। अब ये OH, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्या है, ये हमारी फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं, ये हमारी फिनोल की अनुनादी संरचनाएं हैं। और अगर आप ध्यान से फिनोल की अनुनादी संरचना को देखेंगे तो देखिए बच्चों ऑर्थो पर, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, यानी दोनों ऑर्थो स्थिति पर, दोनों ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर ही इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है अधिक है। और देखिए मेटा स्थिति पर, मेटा स्थिति पर किसी भी प्रकार का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं आता, यानी इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं है, माइनस आवेश आता ही नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यानी हम बोल सकते हैं कि जो ऋणावेश है वो देखिए या तो ऑर्थो पर, देखिए यहाँ और यहाँ दोनों ऑर्थो पर या फिर पैरा पर ही आता है। या हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा पर ही अधिक है। इसीलिए जो ये OH समूह है, देखिए तो समझिए, इसीलिए ये जो OH समूह है ये कैसा समूह होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशी। यानी कहने का मतलब है कि अब जो नया प्रतिस्थापी आएगा, या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो अब नया इलेक्ट्रॉन इसने ही आएगा वो या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर। क्लियर है। और देखिए तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो ये OH समूह होता है, जो ये OH समूह होता है ये -I प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, लेकिन अनुनादी प्रभाव के कारण क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व वो बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए फिनोल में अनुनाद के कारण ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अधिक है, अतः ये ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे देखिए। देखिए बच्चे इस पॉइंट को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैलोजन यद्यपि विसक्रियणकारी समूह होते हैं परंतु प्रबल -I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर देते हैं। देखिए जो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भाई क्या होता है, जो हैलोजन होते हैं वो विसक्रियणकारी समूह होते हैं, लेकिन प्रबल -I प्रभाव के कारण क्या करते हैं, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है, पुनः प्रतिस्थापन कठिन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब दूसरा देखिए मेटा निर्देशी समूह। देखिए बच्चों अब हम बात करेंगे मेटा निर्देशी समूह के बारे में। देखिए वे समूह जो आने वाले समूह को मेटा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं उन्हें मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। ये बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं। तो देखिए बच्चों ऐसे समूह, देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए मान लीजिए ये कोई एकल प्रतिस्थापित बेंजीन है, ठीक है, और ये जो समूह है, जो पहले से स्थित समूह है, वो आने वाले नए प्रतिस्थापी को अगर मेटा स्थिति पर, देखिए ये मेटा स्थिति होती है, अगर मेटा स्थिति पर निर्दिष्ट करते हैं तो ऐसे समूहों को हम मेटा निर्देशी समूह कहते हैं। और ये क्या करते हैं, ऐसे समूह बेंजीन पर यानी बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देते हैं। और देखिए एक बार हम इसके उदाहरण देख लेते हैं।
देखिए उदाहरण देखिए, ऐसे समूह कौन कौन से हैं। NO2 यानी नाइट्रो समूह, साइनाइड समूह, CHO एल्डिहाइड समूह, COR समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, एस्टर समूह और सल्फोनिक अम्ल समूह। ठीक है, यानी NO2, CN, CHO, COR, COOH, COOR और SO3H, ये समूह क्या है, मेटा निर्देशी समूह। क्लियर है बच्चों? आगे देखिए उदाहरण देखिए, मेटा निर्देशी व्यवहार को हम नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं मेटा निर्देशी व्यवहार के बारे में। तो देखिए बच्चों, जो मेटा निर्देशी व्यवहार है इसे हम नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना से और अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। देखिए बच्चों, ये नाइट्रोबेंजीन है। अब हम देख लेते हैं कि नाइट्रोबेंजीन में किस तरीके से अनुनाद पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, समझिए यहाँ पर ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, यानी ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। तो देखिए क्या अनुनादी संरचना बनी, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए डबल बॉन्ड N, यहाँ सिंगल बॉन्ड, इस पे ऑक्सीजन पे आ गया माइनस आवेश। ठीक है, माइनस आवेश। और अब देखिए बच्चों, ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अगर आगे चल गए तो इस पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस। क्लियर है, ये अनुनादी संरचना बन गई। आगे देखिए अब क्या होगा, अब ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर बंध बनाने में अगर भाग लेंगे, देखिए तो क्या अनुनादी संरचना बनेगी, अब इधर आ जाएगा प्लस, इधर डबल बॉन्ड और यहाँ पे ऐसे कैसे, देखिए N, ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए, अगर ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं तो देखिए क्या अनुनादी संरचना बनेगी। देखिए बच्चों, तो क्या होगा, इस पे प्लस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन है ही इससे जुड़ी हुई, और ये ऑक्सीजन पे देखिए क्या है, माइनस चार्ज। और इसी तरीके से देखिए, अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर आ जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाते हैं। और देखिए अब क्या अनुनादी संरचना बनी, और यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। ये नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं हैं। और आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑर्थो पर, यानी ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, कम। यानी हमने क्या देखा कि जो ये नाइट्रो समूह है, ये क्या करता है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। और देखिए यहाँ पर ऑर्थो स्थिति पर और ये जो अपनी पैरा स्थिति पर है उस पर प्लस आवेश आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो अब आने वाला प्रतिस्थापी है या जो आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही है, वो ऑर्थो और पैरा पे आक्रमण नहीं करेगा, वो कहाँ आक्रमण करेगा, मेटा पर। यानी कहने का मतलब है कि जो NO2 समूह है, नाइट्रो समूह है, ये कैसा समूह हो गया, मेटा निर्देशी। क्लियर है? तो आपको इससे ये समझ में आया होगा, मेटा निर्देशी व्यवहार। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा स्थिति पर अधिक होता है। अब देखिए तो समझिए यहाँ पर, यानी इन अनुनादी संरचनाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ऑर्थो स्थितियों पर और पैरा स्थितियों पर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा कहाँ है, मेटा पर। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व मेटा स्थिति पर अधिक होता है, अतः यह मेटा निर्देशी समूह है। कैसा समूह है ये, मेटा निर्देश। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, अब देखिए कैंसर जन्य गुण तथा विषाक्तता। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने जो ऑर्थो पैरा निर्देशी व्यवहार और मेटा निर्देशी व्यवहार पढ़े वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और देखिए अब हम बात करेंगे कैंसर जन्य गुण और विषाक्तता के बारे में। देखिए बेंजीन तथा बहुल केंद्रकीय हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 से अधिक जुड़ी हुई वलय हो विषाक्त तथा कैंसर जनित यानी कैंसर जनी गुण दर्शाते हैं। बहुल केंद्रकीय हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थों जैसे तंबाकू, कोल तथा पेट्रोलियम के
अपूर्ण दहन से बनते हैं। तो देखिए, जो ध्यान दीजिए कि भाई क्या होता है कि बेंजीन और जो बहुल केंद्रकीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी जिनमें 2 से अधिक वलय जुड़ी होती है, वो विषाक्त होते हैं या कैंसर जनी होते हैं। क्लियर है। और जो बहुल केंद्र के हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों जैसे तंबाकू है, कोल है या पेट्रोलियम है, इनके अपूर्ण दहन से बनते हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश कर विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा डीएनए को अंततः नष्ट कर कैंसर उत्पन्न करते हैं। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, आगे देखिए, कुछ कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन नीचे दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम नज़र डाल लेते हैं कि कुछ कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं। और देखिए इनकी संरचना भी हमें दी हुई है। तो देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से, देखिए एक तो है 1,2 बेंज एंथ्रेसीन। देखिए पहला क्या है, 1,2 बेंज एंथ्रेसीन। दूसरा देखिए 3 मेथिल कोलेंथ्रीन। देखिए जो नाम देखिए, और ये इनकी संरचना दी हुई है, और ये कैसे होते हैं, कैंसर जनीय। आगे देखिए, तीसरा देखिए 1,2 बेंज पायरीन। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से देखिए 9,10 डाईमेथिल 1,2 बेंज एंथ्रेसीन। और देखिए ये है 1,2,5,6 डाई बेंज एंथ्रेसीन। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो गए, ये कुछ कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन के क्या हो गए, उदाहरण। ठीक है। और देखिए बच्चों, इनके नाम हमें पता होने चाहिए। क्लियर है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन किया। साथ ही साथ हम लोगों ने ऑर्थो, पैरा और मेटा निर्देशी व्यवहार के बारे में अध्ययन किया, और इनसे संबंधित समूह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और देखिए बच्चों, ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इसी के साथ ये यूनिट समाप्त हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसे ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और बना बनाकर अनुनादी संरचनाओं को समझिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।